प्यारे बच्चों, आज हम आव्यूह विधि से 3 युगपत समीकरणों को हल करेंगे। तो ये सवाल है, आव्यूह विधि से हल कीजिए 2x + y + z = 1। ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है x - 2y - 3z = 1 और तीसरी है 3x + 2y + 4z = 5। तो इन 3 समीकरणों को हल करना है, यानी कि x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कल बताया था कि ये जो तीनों समीकरण दी गई हैं, इनको हम किस में लिखेंगे? आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, उक्त समीकरणों को आव्यूहों के रूप में लिखने पर, आव्यूहों के रूप में लिखने पर, अब देखिए आव्यूहों के रूप में जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, पहली समीकरण में आ जाओ। x का गुणांक 2 है तो 2 लिखा, y का गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा, z का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। इसी तरीके से अब दूसरी समीकरण में आ जाओ। x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, y का गुणांक -2 है तो -2 लिखेंगे, z का गुणांक -3 है तो -3 लिखेंगे। और इसी तरीके से तीसरी समीकरण में भी x का गुणांक 3, y का गुणांक 2, z का गुणांक 4, तो ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे 3 अननोन हैं वेरिएबल x, y, z, तो x, y, z इस तरीके से कर लेंगे और ये बराबर हो जाएगा। पहली समीकरण में 1 था राइट हैंड साइड में, दूसरी में 1 था, तीसरी समीकरण में 5 था। तो इनको लिख लेंगे इस तरीके से 1, 1, 5, 5। तो इसको हमने लिख लिया ax बराबर b के रूप में। ये हम मान लेंगे, यानी कि a का मान जो ये पहला वाला आव्यूह है वो है, x का मान ये वाला है, और b का मान जो आपको दिखाई पड़ रहा है राइट हैंड साइड में, तो वो मान है। मतलब b इसके लिए है, x इसके लिए है, a इसके लिए है। जैसे कल किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, बस अंतर ये है कि इसमें 3 युगपत समीकरण है। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप रहेगा वो रहेगा सारणिक a का मान ज्ञात करना। अब देखिए सारणिक a का जब मान ज्ञात करेंगे तो इसको लिख लेंगे 2, 1, 1, 1, -2, -3, 3, 2, 4। ये हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब इसका प्रसार कर देंगे, प्रसार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिए हल करने का जो तरीका है, कई तरीके करने के हैं कि या तो इसको पहले पंक्ति के सापेक्ष करो, या दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करो, या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करो। इसी तरीके से पहले, दूसरे या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं इसका प्रसार। तो जनरली हम पहले पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष जब करेंगे प्रसार, देखिए कितना आ जाएगा। पहले सबसे पहले 2 आएगा। जब 2 के लिए अब हम इससे पहले हम करते आ रहे हैं, तो प्रसार करना आपको आना चाहिए, आ गया होगा। तो मैं सीधे डायरेक्ट कर देता हूँ। फिर -1 और ये आ जाएगा 4 + 9 और प्लस का 1, और इधर आ जाएगा 2 + 6, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2 ब्रैकेट के अंदर -2 और ये -1 × 13 + 1 ×
8, यानी माइनस का 4 माइनस का 13 प्लस 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 -13 -17 और +8, तो माइनस का 9 आएगा। और ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये जो a है वो विक्रमणीय होगा, क्योंकि a का सारणिक नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पे खास बात ये है कि a सारणिक का मान 0 के बराबर ना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर a सारणिक का मान 0 आ जाएगा तो x y z की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होता है, कोई भी सवाल करेंगे तो सबसे पहले इस रूप में लिखने के बाद सारणिक a का मान ज्ञात करेंगे और ये चेक करेंगे कहीं सारणिक a का मान 0 तो नहीं है। तो वही हमने किया है इसमें। अब देखिए अगला स्टेप क्या करें, क्या लेंगे हम, आव्यूह a है जो इसके सहगुणनखंड तो ये ज्ञात करेंगे। तो सहगुणनखंड सबसे पहले a11, हम a11 जब ज्ञात करेंगे तो a11 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए -1 की पावर 1 + 1 यहाँ पे, और यहाँ पे इसका उपसारणिक, और उपसारणिक a11 यहाँ पे 2 है, तो उपसारणिक 2 का हो जाएगा -2 -3 2 4, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। जब -1 की पावर 2 होता है तो इसका मान प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -8 + 6 यानी कि -2। तो इसी तरीके से हम a12 याद करेंगे। a12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, देखिए 1 2 है तो यहाँ पे करेंगे 1 + 2। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, a12 का जो ये a12 यानी 1 के लिए आएगा, तो इस 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 1 - 3 3 4। अब -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर 3, तो ये माइनस रहेगा। अब इसको जब हल करेंगे 4 × 1 4 और +9, यानी इसकी वैल्यू आ गई -13। अब देखिए इसी तरीके से हम a13 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। a13 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1 + 3, और ये हो जाएगा 1 - 2 3 2, यानी कि -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 6 यानी कि 8। तो इसको इसी तरीके से हम आगे भी a21 की वैल्यू आएगी। अब ये इसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a21 की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरीके से a21 के बाद a22 आएगा, a22 की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरीके से a23 आएगा, a23 की वैल्यू आ जाएगी -1। और अब बारी आएगी a31 की, a31 की वैल्यू आ जाएगी, जब हल करेंगे -1। इसी तरीके से a32,
A32 की वैल्यू आ जाएगी 7 और A33 आएगा इसके बाद, और A33 की वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमने ये जो आव्यूह था इसके सह गुणनखंड ये ज्ञात कर लिए। अब हम अगला स्टेप जो होगा एडजॉइंट ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगी -2 -13 8 फिर -2 5 -1 और इसी तरीके से -1 7 -5, इस पूरे का ट्रांसपोज। देखिए इसको हमने लिखा है जैसे -2 है, मतलब इस तरीके से ये मान लिखा है हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो लिखा है हमने इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं। इस तरीके से आएगा। तो अब देखिए कितना हो जाता है एडजॉइंट ए बराबर, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पंक्ति स्तंभ और स्तंभ पंक्ति में हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 -13 8 -2 5 -1 -1 7 -5। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब हम आएंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। सारणिक ए की वैल्यू आई थी हमारी -9, तो ये हो जाएगा -1/9, क्योंकि ये हर में है सारणिक ए, तो ये इस तरीके से लिख लेंगे इसको -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5। हम अगर चाहें तो ये जो -1/9 है उसकी अंदर प्रत्येक पद में गुणा कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी जो आया है उसी को आंसर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ए इनवर्स बराबर इतना। तो अभी फ़िलहाल ए इनवर्स की वैल्यू याद करी। अब क्या काम करना होगा, क्योंकि हमने क्या माना था, ए एक्स बराबर बी माना था पिछले वाले पेज में, ये ए एक्स बराबर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ये कैपिटल एक्स की जगह पे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड, पता है। अब ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने याद करी थी, ये आ जाएगा -1/9 और यहाँ पे आ जाएगा -2 -2 -1 -13 5 7, यहाँ पे 8
और यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा -5। ये ए इनवर्स की वैल्यू रख दी और अब बी की वैल्यू रखेंगे। बी की वैल्यू पता थी 1 1 और 5 आई है। मैंने ये बताया था कि यहाँ पे कि ए इनवर्स की जो वैल्यू आई थी ये -1/9 शुरू में था, तो मैंने ये कहा था चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, हर एलिमेंट में होगी मल्टीप्लाई, और चाहो तो ऐसे रख दो। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करा था, हमने इसी जो आया था उसी प्रकार से बिना मल्टीप्लाई करे इसको रखा था। हम मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। तो ये हो जाएगा बराबर -1/9। अब इसको गुणा करना आपको आता है। ये 2 अवयव हैं, ये 3/1 है और ये 3/3 है पहला वाला, और दूसरा वाला है 3/, इसमें 3 पंक्तियां हैं, एक स्तंभ है, 3/1 है। तो पहले वाले की स्तंभों की संख्या बराबर है दूसरे वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो इनको हम गुणा कर सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो देखिए, गुणा करिए इनकी आपस में। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी -2 × 1 -2 आएगा, प्लस -2 × 1 -2 आएगा, प्लस -1 × 5 -5 आएगा। इसी तरीके से अब आ जाएंगे हम दूसरी पंक्ति में। तो ये -13 × 1 -13, प्लस 5 × 1 5, प्लस 7 × 5 35। अब तीसरी पंक्ति में हम आएंगे, तीसरी वाली पंक्ति, और ये स्तंभ 8 × 1 8, प्लस -1 × 1 -1, और प्लस -5 × 5 -25। तो इसको हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा -2 -2 और -5। तो -2 -2 -5 ये हो जाएगा -9। और ये -13 + 5 प्लस का -13 + 5 ये आ जाएगा -8 और प्लस का 35। तो -8 और प्लस का 35 ये आ जाएगा 27। और यहाँ पे 8 - 1 -25 आएगा। 8 - 1 होता है 7, और 7 - 25 7 - 25 ये हो जाएगा -18। और देखिए, अगर इसको हम बाद में गुणा करेंगे थोड़ा सा आसान हो जाता है, गुणा करने में भी आसानी रहती है। तो -1/9 इंटू ई जो मैट्रिक्स है इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 -9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/9 से, तो माइनस प्लस और 9 से 9 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। 1 -3 2। और ये वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू थी इधर XYZ की। ये वैल्यू थी XYZ की। तुलना कर देंगे दोनों साइड, मतलब हमारे पास ये आ गया ना XYZ बराबर 1 -3 2। जब तुलना करेंगे दोनों की तो आ जाएगा, अतः x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये x की ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी।